नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज यानी पीएससी का है ये जानने के लिए कि चुनावों के लगभग 90 दिन पहले मतदान से जोड़ रहे हैं हम ये दिन, आखिर जनता क्या सोच रही है। तो इंडिया टुडे सी वोटर का ये सालाना सर्वे, जिसमें हमने आपको बताया है अगर आज हो चुनाव तो बनती दिख रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, यानी वो हैट्रिक मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ बीजेपी को आती हुई दिख रही है 304 सीटें, जो एक सीट ज्यादा है पिछली बार से। तो वही कांग्रेस पार्टी 52 से 71 पर पहुंच रही है। इसी के साथ अगर आप देखें तो पूरे सफर में एनडीए वर्सेस इंडिया का अगर आप देखें तो एनडीए को फायदा हो रहा है, लेकिन पीएम ने 400 पार कह दिया है। तो देखते हैं वो होता है नहीं होता है। लेकिन ये आंकड़े नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री, इस सर्वे में जो प्रश्न हमने पूछे थे उस पर जनता का क्या जवाब है वो अब हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं। सैयद जफर अस्ताम साहब हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं इस खबर पर। हमारे साथ अतुल लोंडे पाटिल साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। सत्य प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता जेडीयू के। हमारे साथ कंचना यादव, प्रवक्ता आरजेडी की, यहाँ पर जुड़ गई है। स्वागत है आपका, स्टूडियो में पहली बार आई है मुझे लगता है। और हमारे साथ खास मेहमान प्रोफेसर संजय कुमार, सीएसडीएस के को डायरेक्टर है, लोक नीति सीएसडीएस के सेफोलॉजिस्ट हैं जाने माने। वो हमें समझाएंगे कि ये नंबर्स क्या इशारा कर रहे हैं। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि सर्वे में नंबर्स सामने आते हैं और नंबर्स बहुत कुछ कहते हैं। इसीलिए पीएससी इस बात पर हम करते हैं कि नंबर्स क्या कह रहे हैं बजाय इसके कि नेता क्या बोल रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो हमने इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में पूछा नरेंद्र मोदी के बारे में, अगला बेहतर प्रधानमंत्री कौन। जब ये सवाल हमने पूछा तो 54.9% यानी लगभग 55% लोगों ने नाम लिया नरेंद्र मोदी का। राहुल गांधी 13.8% पर थे। अगला सवाल, अब तक का सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन। इसका मतलब है आजादी के बाद से सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन। 43.7% लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी, यानी 44%। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी को लगभग 15.5% ने कहा, 11% ने मनमोहन सिंह को, तो 5% ने जवाहरलाल नेहरू को। यह भी आपको याद रखना होगा कि मौजूदा जो पीढ़ी है वो इतिहास के प्रधानमंत्रियों को कितना जानती है नहीं जानती है। 5% लोगों ने जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया। बतौर पीएम मोदी का प्रदर्शन, इस पर शानदार कहने वाले 41.8% लोग थे। वहीं 18.7% कह रहे थे अच्छा। एवरेज औसतन कहने वाले लोग थे 11.7, खराब कहने वाले 13.1% और 10.5% कह रहे थे बहुत खराब। तो ये नंबर्स भी पूरा इशारा करते हैं, अगर आप शानदार और अच्छा को मिला लें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा, संजय जी, लगभग 60% के आसपास का ये कह रहा है कि काम को अच्छा। एवरेज को छोड़ दीजिए आप, अच्छा या शानदार कहने वाला 60%। अप्रूवल रेटिंग्स के तौर पर अगर इसे हम देखें तो 60% की अप्रूवल रेटिंग्स इसे कहा जा सकता है। मोदी को याद रखने की वजह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप क्यों याद रखेंगे। जब ये प्रश्न पूछा गया, बहुत दिलचस्प सवाल था ये। राम मंदिर निर्माण 42%, ये भी याद रखिए 15 दिसंबर से 28 जनवरी के बीच में ये 1.5 लाख लोगों के बीच का सर्वे है। और ये वही वक्त था जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में एक राममय माहौल बन गया था। तो शायद लोगों के रिकलेक्शन में, द बैक ऑफ देयर माइंड, सबसे पहली बात जो आ रही थी वो राम मंदिर थी। 42% लोगों ने कहा, क्योंकि सब ये जानते हैं कि 500 सालों के इंतजार के बाद ये राम मंदिर निर्माण होकर वहां प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। वैश्विक स्तर पर देश की पहचान बढ़ाना 19%, अनुच्छेद 370 हटाना 12%, सर्जिकल स्ट्राइक 8.9%, नोटबंदी 6.3%, कोविड मैनेजमेंट 6.3%, भ्रष्टाचार से लड़ाई 5.4%। बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं। अब आते हैं सरकार की सबसे बेहतर उपलब्धि आप क्या मानते हैं। ये नंबर्स बहुत चौंकाएंगे विपक्षी दलों को, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां पर उपलब्धि के तौर पर याद रखेंगे राम मंदिर के लिए, लेकिन उपलब्धि मानते हैं कोविड से निपटना। 20% लोगों ने कहा कोविड से निपटना। यहां पर बटा हुआ मामला आप कह सकते हैं, कई मुद्दों पर है। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 16.9%, भ्रष्टाचार मुक्त भारत 14.3%, अनुच्छेद 370 का हटना लगभग 11%, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण 5.3% लोग ही कह रहे हैं। सरकार की सबसे बड़ी असफलता यानी नाकामी क्या है आपकी नजर में। महंगाई कहने वाले थे 23.7%, बेरोजगारी 17.7%,
कोविड से निपटना 13% विफलता भी मानते हैं। अगर सबसे बड़ी उपलब्धि 20% लोग मान रहे हैं तो 13% लोग विफलता भी इसे मानते हैं। वहीं आर्थिक विकास 12.6% और अल्पसंख्यकों में डर 5.2% इसे बड़ी नाकामी बताते हैं। देश की सबसे बड़ी समस्या, इस पर लोगों की राय है, बेरोजगारी 25.9%, महंगाई 19.3%, गरीबी 7.4%, कृषि संकट 5.2%, भ्रष्टाचार 4.8%। देश की सबसे बड़ी समस्या लोग अभी भी बेरोजगारी, महंगाई, सबसे बड़ी नाकामी समस्या, यही दो चीजें हैं जो सबसे ऊपर दिखाई देती हैं। सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, ये सवाल पूछने पर 46.2% कहते हैं हाँ, वहीं 46.9% कहते हैं नहीं। ये आंकड़ा बहुत दिलचस्प है क्योंकि बटा हुआ है, बिल्कुल 50-50 का मामला है। इस पे सैयद जफर इस्लाम साहब, भ्रष्टाचार रोका, जितने हाँ कह रहे हैं उससे थोड़े ज्यादा ही कह रहे हैं नहीं, कह नहीं सकते वाले भी 7% थे। अब जो आखिरी के 2 प्रश्न बचे हैं जो हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और सरकार के इर्द गिर्द पूछे, बीजेपी सरकार क्या जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, इस पर हाँ कहने वाले 46%, 46% हैं। वहीं 37% कहते हैं नहीं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, कह नहीं सकते 16.9% है। राम मंदिर निर्माण से हिंदुत्व को क्या बढ़ावा मिला है, हाँ कहने वाले 68.7%। यह आंकड़ा भी बहुत दिलचस्प है। क्या रिवाइवल हुआ है हिंदू धर्म का, यह सवाल था दरअसल। उसमें लोगों का कहना है लगभग 69%, 69%, और वहीं नहीं कहने वाले 17.5% हैं, 13.8% कहते हैं कह नहीं सकते। आइए आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर, महंगाई, बेरोजगारी, अप्रूवल रेटिंग्स और इसी के साथ पीएम जब ये कहते हैं कि मैं मोदी 3.0 में आकर ये करने वाला हूं, तो हैट्रिक के लिए वो कितने आश्वस्त है और क्या कह रही है, इस पर इंडिया टुडे और सी वोटर की ये सर्वे रिपोर्ट। 7 महीने पहले जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री ने पहली बार मोदी की गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया। जुलाई में पहली बार नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम से ही अपने तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी की। मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। जुलाई में जो बात प्रधानमंत्री ने कही, वो बात देश का मिजाज भी बताता है, जो कहता है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो एनडीए को 44.4% वोट के साथ 335 सीट मिल सकती है, यानी एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार। इंडिया गठबंधन 38.3% वोट के साथ 166 सीट तक जा सकता है, यानी एक बार फिर विपक्ष की हार, और अन्य को 17.3% वोट के साथ 42 सीट मिल सकती है। देश की जनता का मिजाज मैं भली भांति समझ पाता हूं। देश का लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी पर भरोसा इतना बढ़ा है कि 2014 से ज्यादा सीट अगर बीजेपी 2019 में पाई तो 2024 के चुनाव में जनता फिर तीसरी बार बीजेपी की सीटें घटाने के मूड में कतई नहीं। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक बीजेपी अकेले अपने दम पर 39.6% वोट के साथ 304 सीट हासिल कर सकती है। कांग्रेस 18.9% वोट के साथ 71 सीट पा सकती है। अन्य पार्टियां 41% वोट के साथ 168 सीट तक जा सकती हैं। यानी देश की जनता अगर आज चुनाव हुए तो सर्वे के मुताबिक अकेले बीजेपी को अपने दम पर सरकार फिर बनाकर दे सकती है। भले नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष इंडिया गठबंधन बना ले या तटस्थता के नाम पर अन्य विरोधी दल अलग रह ले, लेकिन कोई भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर मिलते बीजेपी को वोट और सीट के आगे तीसरी बार भी टिकता नहीं दिखता। यही वजह है कि चुनाव से 8 महीने पहले से नरेंद्र मोदी सरकार की हैट्रिक की बात देश के सामने कहते आ रहे हैं। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं।
इसका सीधा सा मतलब है कि चलेगी तो सिर्फ मोदी की गारंटी, राहुल की गारंटी चलती नहीं दिखती। आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूँ 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। वो यानी अपने आप को ढोल बजा रहे, 400 आएंगे 5। भाई आपके आने हैं, हाँ आपके आने हैं, तो ये सब क्यों नहीं कर रहे? बीजेपी को 100 के भीतर सिमटने की भविष्यवाणी करते कांग्रेस अध्यक्ष की पार्टी जरूर तीसरी बार 100 के भीतर ही सिमट सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री इस बार जरूर देश के पहले प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं। देश का मिजाज कहता है कि अगर आज चुनाव हुए तो अब तक जो लगातार 3 बार पीएम पद पर चुने जाने का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भी हो सकता है। मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज्यादा याद करता हूँ, क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो, कुछ तो बोल रहा थे। हैट्रिक के साथ इतिहास में नए पन्ने खोलते जा रहे नरेंद्र मोदी पर देश का मिजाज सिर्फ इतना ही नहीं है। सैयद जफर इस्लाम साहब, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये रिपोर्ट, ये सर्वे, ये सालाना सर्वे जो हम कहते हैं, साफ इशारा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 60% पार है। लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त करना, जो आप लोगों ने सबसे बड़ा लक्ष्य रखा था, उसमें जनता बटी हुई है आधे आधे में। कुछ कहते हैं हाँ तो उतने ही कहते हैं ना। ये सबसे बड़ी आपका चैलेंज है। वहीं बेरोजगारी पर, महंगाई पर आज भी जनता आपसे पे विश्वास नहीं कर रही। देखिए अंजना जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अप्रूवल रेटिंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी की 60% है या उससे ज्यादा है, लेकिन देश में उनके नजदीक कोई और कैंडिडेट नहीं है जो कि प्रधानमंत्री को दावा चैलेंज कर सके। जो दूसरी बात आपने कही करप्शन के बारे में, देखिए ये बहुत डीप रूटेड जो है प्रॉब्लम है समाज का। सालों साल से करप्शन यहाँ हो रहा था, और 3 जो बड़े जो नासूर की तरह सोसाइटी के लिए, जिसका अक्सर जिक्र किया है हमारे सीनियर लीडरशिप ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो करप्शन है, तुष्टीकरण है और परिवारवाद है। एक दिन में ये प्रॉब्लम खत्म होने वाली नहीं, लेकिन उस दिशा में जो है हम चल पड़े हैं। और इसलिए लोगों को जो लोग देख रहे हैं उनको पता है कि 50% 60% अगर लोग बोल रहे हैं कि करप्शन पे सही काम, जो उसको रोकने का सही काम कर रही है सरकार, तो आगे आने वाले दिनों में इतना डीप रूटेड प्रॉब्लम को खत्म करने में 100% यही सरकार कर 50-60 नहीं है, 46.2 कह रहे हैं कि हाँ भ्रष्टाचार रोका है, तो 46.9 कह रहे हैं नहीं रोक पाए। अरे अन्ना जी, वही मैं कह रहा हूं कि अगर 50% कह रहे हैं कि रोक पाए हैं और 50%, ये तो 100% लोग सब कहते थे कि करप्शन ही करप्शन है। अब तो ये 50% लोग ऐसा कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो 50% बाकी के बचे हुए हैं वो भी ये कहेंगे कि इस देश में करप्शन किसी ने अगर जड़ से उखाड़ के फेंका है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच और उनकी कार्रवाई ने। अब इसमें दिक्कत होने लगती है उन लोगों को जिन्होंने करप्शन से पैसा बनाया है। अगर उनके लिए ईडी और सीबीआई एजेंसी जिसका दुरुपयोग ये लोग करते थे, उनको कैश पैरेट कहते थे। अरे उस पर भी जनता कह रही है, जनता कह रही है कि बिल्कुल 46% कह रहे हैं कि आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं एजेंसियों का। ये जनता की राय है, ये छवि आपकी सरकार की जनता के बीच बन रही है। बिल्कुल नहीं। वो नंबर्स दिखा दीजिए जो 10 नंबर का ग्राफिक्स है। हाँ देखिए अंजना जी, ये मैंने देखा वो नंबर आपने बोला, मैं सब नोट कर रहा था आपके नंबर। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने 3746 बोला है, मैंने देखा आपको। हाँ। लेकिन यकीन मानिए ये आपने 500 करोड़ देखा। ये जो अभी साहू जी थे जो झारखंड में जो एमपी है कांग्रेस पार्टी के, आखिर ये करप्शन कैसे खत्म होगा? जब एजेंसीज को फुल फ्री फ्लेक्सिबिलिटी पूरी ना हो तो कैसे करेगा? जब एजेंसीज को पूरी आजादी होगी तो खत्म होगा। और इसीलिए मशीनें थक जाती है, लेकिन ये पैसा गिनने में थकते नहीं जो जमा करने में, लेकिन मशीन जो गिनने वाली, पैसे गिनने वाली, वो थक जाती है। इतना पैसा इन्होंने गबन किया है और करप्शन किया है। लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल एजेंसीज को फ्री हैंड देकर रखा, कोई हस्तक्षेप नहीं। और इसीलिए हमें पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में पूरे करप्शन फ्री देश बनेगा। ये जो नासूर है उससे दूर करेगा। ठीक है अतुल जी, ये सर्वे दरअसल ये बता रहा है कि विपक्ष किस तरह से इस देश में विफल हुआ है। आप लोगों के लिए बहुत चिंता का काल है ये, इसलिए है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी न सिर्फ हैट्रिक बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं,
उनकी अप्रूवल रेटिंग्स, एंटी इनकम्बेंसी तो है ही नहीं। कोई तीसरी बार चुनाव में जा रहा हो और 60% जनता उनके काम को अच्छा या शानदार बताए, 11% और जोड़ लीजिए जो एवरेज कह रहा है, तो 71% हो जाता है। नाराजगी तो है ही नहीं सरकार से। यह आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। आप विफल रहे हैं एक विकल्प देने में इस देश को। देखिए अंजना जी, ये दिसंबर के दौरान किया हुआ सर्वे है। फरवरी में जो सर्वे आप फिर से करोगे तो शायद देश का मूड उल्टा हुआ दिखाई देगा। अभी जफर इस्लाम जी को आपने सवाल पूछा, जवाब नहीं दे पाए। जवाब तो उसका ये है कि जड़ें भ्रष्टाचार की मजबूत की है। देश के प्रधानमंत्री खुद ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता मेंटेन नहीं करती है। पीएम केयर्स के बारे में, पीएम केयर्स में पब्लिक का पैसा लिया, पीएसयूज का पैसा लिया है, पेटीएम से पैसा लिया है, लेकिन वो आरटीआई में उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती, वो निजी मामला बोल दिया। प्रधानमंत्री के लिए पैसा कलेक्ट करना जनता से और जनता की बनाई हुई संपत्ति से कैसे क्या निजी मामला हो सकता है। आरटीआई को राइट टू इंफॉर्मेशन, जानकारी का जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उसको कमजोर करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। यह चुनाव भारतीय लोकतंत्र का है और जो सदन का सबसे बड़ा नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। ये कोई राष्ट्रपति वाली डेमोक्रेसी नहीं है, प्रधानमंत्री वाली डेमोक्रेसी है। तो उसके बारे में हम मार्च अप्रैल में जो नया सर्वे आएगा तो उसमें हम जरूर बात करेंगे। इन्होंने कहा कैश गिनना नहीं होता, वो तो इनकम टैक्स का केस है। उन्होंने उनके जितने बिजनेस है वो इनकम टैक्स को उसका जवाब दे रहे हैं, उनको तो अरेस्ट भी नहीं कर पाए आप। लेकिन अहमदाबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का इंक्वायरी नहीं होता है। नोटबंदी के बाद करीब 745 करोड़ का कैश जो डाला गया, किसके डाला गया, जहां देश के गृह मंत्री खुद वहां डायरेक्टर है, वहां बैंक में डाला जाता है। 5 दिन में 745 करोड़ गिनने के लिए मशीनें कम पड़ गई थी, लेकिन उसका सर्वे होता नहीं है। तो ये सारी बातें अगर हम देखेंगे तो आप लोगों पर जनता क्यों नहीं भरोसा करती? जबकि दिसंबर का सर्वे है, महंगाई सबसे ज्यादा। अतुल जी, आप प्रॉब्लम को तो एड्रेस कीजिए। आप लोग एक सेकंड सर, सवाल तो सुनिए, प्रॉब्लम को तो एड्रेस करिए। प्रॉब्लम ये है कि आप पर भरोसा नहीं हो रहा है और नरेंद्र मोदी पर महंगाई, बेरोजगारी के बावजूद भरोसा हो रहा है। ये समझिए इसका अर्थ क्या है। ये क्या कह रहा है आपसे? नहीं, मैंने कहा आपको ये दिसंबर का सर्वे है। दिसंबर में आप मंदिर की बातें थी, लोगों के मन में एक है, तो वो बात अलग है। मैं कह रहा हूं आपको, फरवरी और मार्च का जब सर्वे आएगा तो बातें जो है सामने निकल कर आएंगी। मैं सारा डेटा देख रहा था, कितने वोट्स किसको मिले। आज देखिए महाराष्ट्र में रोज गोलियां चल रही है, और किसके बीच में चल रही है? शिंदे और बीजेपी, इनके नेताओं के बीच में गोलियां चल रही है। घुस घुस कर एक दूसरे को मारा जा रहा है। गुंडा राज महाराष्ट्र में है। यह भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा है, चाल चरित्र है, चलन है जो दिख रहा है महाराष्ट्र में। जो कहते थे जंगल राज बिहार को, यहाँ गुंडा राज है, और वो भी बीजेपी के खुद के नेताओं का, खुद के कार्यकर्ताओं का। कली गोलियां मार दी। सारे देश ने देखा है किस तरह से गोली मारकर। आपकी स्ट्रैटेजी हमें समझ में आ गई सर। जनवरी का महीना पार हो जाए, फरवरी मार्च आ जाएगा तो चीजें बेहतर हो जाएंगी विपक्ष के लिए। जनता का मन अचानक बदल। स्ट्रेटेजी सिंपल है अंजना जी। आपने बोला ना सर जनवरी के बाद। नहीं, जनता के सामने सच्चाई जो है वो सच्चाई सामने आएगी। अच्छा ठीक है, आपकी बात में दोहरा देती हूँ। उसके ऊपर गौर जो है वो लोग देना शुरू कर देंगे अभी। ठीक है सर, जो लिखा हुआ है सामने दीवार पे उसको मत देखिए। मैं आपको फिर भी बता देती हूँ मेथोडोलॉजी क्या है। 1.5 लाख लोगों के बीच में गए, 15 दिसंबर से लेकर 28 जनवरी तक गए हैं। और राम मंदिर वाला मुद्दा खत्म हुआ, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उसके 26 जनवरी के बाद फौरन नीतीश कुमार की खबर आ गई थी। वो हर दिन कुछ ना कुछ इस दौरान हो रहा था। लेकिन बावजूद इसके आपको लगता है कि जनवरी का महीना का सर्वे है, इसलिए सिर्फ इतनी अप्रूवल रेटिंग्स आई हैं। तो देख लेते हैं मार्च आते आते क्या होता है। आप लोग इंतजार 10 सेकंड दे दीजिए। 10 सेकंड दे दीजिए। 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड बोलिए। 10 सेकंड दे दीजिए। हाँ, ऐसा है कि आपने बाकी सारे मुद्दे बताए हैं, बेरोजगारी, महंगाई, इसके बारे में जनता क्या कहना है। चीन ने जमीन ले ली है। स्टार्टअप फिनटेक का पोस्टर बॉय जो विजय शेखर है उसकी भी न्यूज आई है। तो जनता इन चीजों के ऊपर भी ध्यान रखकर है। तो जनता सही मायने में वोट करने के लिए हम भी जनता के पास जा रहे हैं। देखिए राहुल जी इतना बड़ा यात्रा कर रहे हैं, कितने बड़े पैमाने पे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो तो खबर दिखाती है। यहाँ पर भी कमेंट ले। सत्य प्रकाश मिश्र जी वो कह रहे हैं कि ये चूंकि राम मंदिर वाला महीना था, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इतना ज्यादा लोगों का स्नेह दिख रहा है। नहीं, कांग्रेस की ऐसी मानसिकता पर मैं इतना ही टिप्पणी करना चाहूंगा कि कोई सर्वे और कोई जनता एक दिन में त्वरित कोई निर्णय नहीं करती। पिछले 5 सालों से एक साख की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है
कि उन्होंने जो जो योजनाएं पटल पे लाई उसको धरातल पे कार्यान्वित करके दिखाया, चाहे वो घर देने की योजना हो, चाहे राशन देने की योजना हो, चाहे महिलाओं को एक बहुत बड़ी योजना थी कि महिलाओं को जो इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी नहीं होता था वो पर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने सड़क पर करके दिखाया। तो वो जो साख है उनकी, वो साख के कारण जनता के मन में सदैव एक राष्ट्र नेता की ऐसी छवि है कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। रही बात भ्रष्टाचार की, ये ऐसी सरकार है, 9 वर्ष बीत चुके, 10वां वर्ष चल रहा है, जिसपे भ्रष्टाचार का पिछले 10 वर्षों में किसी भी संस्था के द्वारा एक दाग नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर हो, चाहे कैग को लेकर हो। तो सरकार अपनी जगह तो ईमानदार है, लेकिन जहां अन्य जगह सरकारें भ्रष्टाचार में किसी न किसी रूप में शामिल है, यदि उस पर कार्रवाई करते हैं तो कहते हैं आप विपक्ष को टारगेट करते हैं, लेकिन अदालतें आपको कोई राहत नहीं दे रही है। आजकल सत्य जी एक आरोप लग रहा है, सुनिए ना, कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया तो उसी बहाने नीतीश बाबू आ गए, इधर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान हुआ है तो उसी बहाने अब जयंत चौधरी आ रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने एक ईमानदार शासन प्रणाली और एक ईमानदार सरकार चलाई, साथ में जो विपक्ष या किसी भी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के कोई आरोप लगे उसमें कार्रवाई करते हुए पीछे हटते हुए नहीं दिखी। अब आइए बात की भारत के उन तमाम सामाजिक पुरोधा को, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के आडवाणी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के पीवी नरसिंहा राव हो, जिनको आज भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। तो समाज के उस हर तबके को एड्रेस करना, उसको सही सम्मान देना और मोदी जी का उनसे सीधा जुड़ना, ये उनको राष्ट्र नेताओं में एक अलग नेता की छवि जरूर देता है, जिसके कारण उनकी साख अभी भी प्रबल है। कंचना जी, मुझे पता है कि आप वो सवाल पकड़ेंगे जिसमें जनता एजेंसियों के दुरुपयोग की बात आ रही है, लेकिन एक प्रश्न है और वो प्रश्न यह है कि चारा घोटाला कोई बीजेपी के समय में तो नहीं शुरू हुआ है, लेकिन उसमें कन्विक्शन हुआ लालू प्रसाद यादव का। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ हर कार्रवाई को कह दिया जाए कि ये तो सरकार जानबूझ के कर रही है, तो ये भी तो सही पोजीशनिंग नहीं। और पीएम कहते हैं कि चाहे ये कितना भी दबाव बना ले, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। देखिए अंजना जी, आपके सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन उसके पहले क्योंकि यहाँ पर आपने डेटा दिखाया और डेटा साइंस की स्टूडेंट होने के नाते मैं कुछ उस पर सवाल अपना रखती हूँ कि यहाँ पर आपने ये नहीं बताया कि सैंपल जो साइज था वो कितना था। 1,40,00,000 का जो है यहाँ पर लोग रहते हैं इस देश में, आपने सैंपल साइज कितना रखा उसका एरर मार्जिन सुना नहीं? 1 लाख, ठीक है, आपने 1,49,081 लोग, लेकिन आपने वो जो डेटा रखा, अब कोविड से दिल्ली हो सके ज्यादा अफेक्टेड था, लेकिन रूरल एरिया जहां पर 70% लोग रहते हैं वहां पर हो सके लेस अफेक्टेड था। क्या इस परसेंटेज में वहां पर जो है पूछा गया सवाल, क्या इस परसेंटेज में दिल्ली में पूछा गया सवाल या देश के अलग अलग स्थानों पर पूछा गया सवाल? और दूसरा सबसे बड़ा बात, जो हिंदू धर्म की बात हो रही है, हिंदू धर्म बढ़ा है, इसका क्या देश में जितने भी समुदाय हैं, जितने भी धर्म है, जितना उनका पॉपुलेशन है उस प्रोपोर्शन में उनसे सवाल पूछा गया? अगर एक ही धर्म से पूछा गया और खासकर जो अयोध्या बेस्ड होंगे या जो आसपास होंगे, क्या अलग अलग किनारों से, देश के अलग अलग भागों से सवाल पूछा गया? और रही बात की जांच एजेंसियों से, उसमें भी आप बताइए कि कितना पक्ष और कितना विपक्ष के लोगों से पूछा गया। मानती हूं कि जो सर्वे होता है रैंडम होता है, रैंडम सर्वे डेटा सिलेक्ट किया जाता है, क्या रैंडम सिर्फ एक स्थान से सर्वे गलत है? राज्यों में सर्वे गलत नहीं, मैं आपकी बात मान रही हूँ, सर्वे में खामियां हैं बहुत सारी। हालांकि वैसे तो कास्ट सेंसस जो आपकी मतलब फिर बीच में नीतीश बाबू के साथ आप वो कास्ट सेंसस अप्रूव हुआ था, बीजेपी और जेडीयू जब साथ थे, लेकिन टेबल हुआ जब ये साथ थे आपके, और उसमें भी लोग कह रहे हैं बहुत सारी खामियां, हटा दीजिए। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आपको नहीं दिखाई दे रही है? आपने चैलेंज नहीं है आपके लिए? नहीं, सुनिए, आपने यहाँ पर जो आंकड़ा दिया लोकप्रियता आपने पूछा, मैं उससे पूछ रही हूँ कि डिफरेंट एज ग्रुप, वो लोग जो नेहरू जी का पीरियड देखे हो, वो लोग जो इंदिरा गांधी जी का पीरियड देखे हो, वो लोग जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार देखे हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सरकार देख रहे हो, वो लोग उनका कितना जगह है? और यूथ, आज का यूथ जो मोदी जी के युग में है और आज का सिर्फ समय देख रहा है, उनका कितना कुछ भी उम्र हो, वोट वही लोग डालेंगे, 18+ से ही इंटरव्यू किया जाता है, सर्वे में रैंडम सैंपल्स लिए जाते हैं, मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन की कोशिश होती है, कोई भी सर्वे 100% प्रूफ नहीं होता है। लेकिन सवाल पर आइए ना, क्या आपको नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता नहीं दिखाई दे रही है? कोई चैलेंज नहीं दिख रहा है? एक साथ आए थे सीट शेयरिंग करेंगे, सब के सब फ्लॉप हो रहे हैं। बिहार में तो आप संभाल नहीं पाए अपने गठबंधन को,
कैसे होगा? कैसे मोदी का मुकाबला करेंगे? कैसे हैट्रिक बनाने से रोकेंगे? सर्वे पर लड़िए, आधा घंटा उस पर आप बोलते रहिए, हम भी बोलते रहेंगे। बिहार में गए, यहाँ पर हैं, ये खुद से गए या ले जाया गया, ये तो यही बताएंगे। और रही बात, जब ये हमारे साथ आए और बोले कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ रही है, लालू जी बचा लीजिए, और सरकार साथ में बनी, और उसके बाद ये चले जाते। और कल ही उनके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया हुआ है कि हम 25 में अकेले सरकार बनाएंगे, ये नीतीश जी नहीं रहेंगे। आखिर में कैसे आप प्रधानमंत्री जी के बयानों का तो बड़ा डिफेंड कर रहे हो सर, लेकिन ये तो बता दो कि वहां लोकल लेवल पर क्या हो रहा है? जो मुरेठा बांधे हैं आप ही नीतीश जी को हटाने के लिए वो बांधे हुए, ये सब सवाल नहीं है। मैं आपसे कह रही हूँ कि आज आप पॉपुलैरिटी पूछ रही हैं, लेकिन नेहरू जी भी जब प्रधानमंत्री थे और उनके बाद नेहरू के बाद कौन, आफ्टर नेहरू कौन, यह भी सवाल बहुत उठता था। लेकिन आए, मिले इस देश को, आए तो इतने सारे लोग परिवार के आए, क्या प्रॉब्लम थी? नहीं, परिवार के कहाँ आए? आप वही उसी पर बात करते हैं। नेहरू के बाद आए, लेकिन उसके बाद यूपीए में भी हो रहा था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, और सारे जो प्री पोल ओपिनियन होते थे, साइनिंग इंडिया को उन्होंने बहुमत से जिता दिया था, लेकिन यूपीए 1 भी जीती और यूपीए 2 भी जीती, और प्रधानमंत्री का फेस एक सेकंड संजय जी दे दें, उसके बाद सत्य जी आप जवाब दीजिए, नहीं तो ऐसे में फिर चिल्ला चिल्ली सिर्फ होती है। संजय जी, ये नंबर्स को जरा पर्सपेक्टिव में डालिए, और उनका ये कहना कि राम मंदिर वाले महीने में हुआ है, उससे स्थितियां बदलेंगी आने वाले, क्योंकि 90 डेज अभी है रन अप टू वोटिंग में। दूसरी तरफ इनका कहना कि शायद सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और भी बहुत सारे प्रश्न। देखिए, सर्वे की फाइनल डिटेल्स पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जब इतना बड़ा सैंपल है तो हम ये मान के चलना चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव होगा। दूसरी बात, आप प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी की बात कर रही थी, और इस पर बड़ी चर्चा हुई कि क्या इसमें जवाहरलाल नेहरू को जो लोग कह रहे हैं उनका एज ग्रुप क्या है। लेकिन मोटी सी बात यह है, अगर एक व्यक्ति की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो और दूसरे व्यक्ति से जब उनकी तुलना कर रहे हैं, आप किसी भी एज ग्रुप में उसको किसी भी तरह से डेटा को बांट के देखेंगे तो भी वो व्यक्ति पॉपुलर ही दिखाई पड़ेगा, जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत है। जब पॉपुलैरिटी 2 लोगों की आगे पीछे होती तब इस तरह के डिटेल्ड एनालिसिस से आपको कुछ निकल के आता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पॉपुलर हैं, न सिर्फ ये डेटा और तमाम ऐसे डेटा जो हैं वो बताते हैं। सिर्फ देश के लीडरों के बीच में ही पॉपुलैरिटी नहीं है, इंटरनेशनली भी अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। इसमें कोई दो मत नहीं है। रही बात कि पूरा डेटा क्या कहता है, क्या निचोड़ है उसका, मैं अपने नजरिए से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकार के कई ऐसे कामकाज हैं जिसकी लोग सराहना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की छवि, प्रधानमंत्री मोदी का काम, सरकार का काम। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक तरह से अलर्ट है बीजेपी सरकार के लिए। बेरोजगारी की बात हो रही है, प्राइस राइज की बात हो रही है, और भ्रष्टाचार का जो सवाल है कि लोग मानते थे कि यह सरकार बिल्कुल ईमानदार सरकार देगी, लेकिन वो ये आधे लोग अभी कहते हैं कि नहीं, भ्रष्टाचार पे पूरी तरह से नियंत्रण नहीं लगा। ये 2-3 ऐसी चीजें हैं क्योंकि उनके निजी अनुभव भी उसमें शामिल होते हैं ना, हर स्तर पर लोग सामना करते हैं जी। तो 2-3 चीजें ऐसी हैं जो एक तरह से कहें कि जिसके लिए बीजेपी को अलर्ट करती है कि भाई ये सारी चीजें, ये हकीकत है। आपने बहुत अच्छी सरकार दी, राम मंदिर का निर्माण हुआ, धारा 370 हुआ, प्रधानमंत्री मोदी की छवि है, ये सारी चीजें हैं। और एक और बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीजेपी की जो डिपेंडेंस है वो दिनों दिन बढ़ते जा रही है। लॉन्ग रन में बीजेपी को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए, ये भी एक चिंता का कारण बन सकता है। शॉर्ट रन में तो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी को जिस पर सोचने की जरूरत है। सैयद जफर इस्लाम साहब, आप जवाब दीजिएगा। उससे पहले सत्य जी एक बार यहां पर चूंकि इनकी बातों का जवाब देना चाह रहे थे, बोलिए। इनको इतना ही कहूंगा, ठीक है आप सर्वे पर जरूर सवाल उठाएंगे, लेकिन बिहार की जो सत्ता परिवर्तन है उसके लिए आप आश्वस्त रहिए। वहां एक अस्थायी सरकार चल रही है और सुशासन के साथ चलेगी। मैं 10 सेकेंड एक प्रधानमंत्री जी के बारे में लूंगा। हर प्रधानमंत्री अपने किसी विशिष्ट निर्णयों से जाने जाते हैं, उनकी तुलना में बहुत उचित तो नहीं मानता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जिन चुनौतियों का सामना करते हुए 10 साल जिस तरह आबादी का विकराल स्वरूप था, कोविड का काल था और आतंकवाद भी चरम सीमा पे था, सारे गुट अलग अलग जो कश्मीर के वेस्टेड लॉबी इंटरेस्ट इंटरनेशनल था उसको ध्वस्त करके राष्ट्र को एक बार फिर से गौरव में खड़ा कर देना, यह इस प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पहले भी प्रधानमंत्री रहे लेकिन लगता नहीं था कि मैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह देश चल रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी यदि न्यूयॉर्क में भी कुछ बोलते थे तो पूरी दुनिया उसको सुनती थी। ये इस नए प्रधानमंत्री जो 10 साल से है, ये इनकी महान उपलब्धि कही जाएगी। यही कारण है कि वो बाकी प्रधानमंत्री को लोकप्रियता में पछाड़ते हुए नजर आते हैं आपके सर्वे में भी। सैयद जफर इस्लाम साहब, आपका काम तो आजकल सत्य प्रकाश मिश्रा जी बहुत बखूबी कर दे रहे हैं, लेकिन अब आपकी बारी है तो आप भी बोलिए।
सत्य जी एकदम पीएम के हर बयान को डिफेंड कर रहे हैं, उनके अस्तित्व को। लेकिन ये सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी लोकप्रियता से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये इस सर्वे की बात नहीं है, सीएसडीएस के जरिए ये भी सर्वेस करते रहते हैं और वो खुद बताते हैं कि जो तस्वीर बन रही है वो बीजेपी की जीत की तरफ है। लेकिन पीएम ने तो 370 का लक्ष्य दे दिया आप लोगों को और एनडीए को 400 पार का। तो अब ये बाकी के 90 दिनों में कौन सी जादू की छड़ी निकलेगी? देखिए देखिए अंजना जी, आपने कहा सत्यप्रकाश जी ने सारी हमारी बातें कह दी। वे सत्य कह रहे हैं, सत्य उनके नाम ही में ऐसा है तो सच्चाई तो कहेंगे ही। जो सच है उनको दिख रहा है वो कह रहे हैं। हकीकत यह है अंजना जी कि आज भारत के प्रधानमंत्री की सिर्फ देश में नहीं, आज पड़ोसी मुल्कों में भी अगर आप उनकी सर्वे कराइए ना तो नंबर 1 पे पॉपुलैरिटी रेट आएगा। पूरे दुनिया में भी कराइए तो नंबर जो है बहुत ऊपर में पॉपुलैरिटी रेट आएगा। कई सर्वे ऐसे हुए हैं जिसपे दिखता है कि पॉपुलैरिटी रेट में दुनिया के दूसरे तीसरे स्थान में या नंबर 1 स्थान में है। ऐसे कई रिपोर्ट्स आए हैं। तो इससे समझ में आता है कि उनकी जिस तरह से उन्होंने काम किया है पिछले 10 सालों में, नेशन फर्स्ट पॉलिसी रखा है। दूसरी दुनिया जो है उनके यहाँ की लोकल प्रॉब्लम से उनको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ देश में करप्शन खत्म कर रहे हैं प्रधानमंत्री, बाकी के देशों में कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो नेशन फर्स्ट की पॉलिसी जो है प्रधानमंत्री ने की रखी है, उसकी पहचान पूरी दुनिया में बनी है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने देश की हर चीजों की जो है सेफगार्ड करने का जो है पूरा हर जज्बा रखता है और उन्होंने बार बार हर प्लेटफॉर्म पे दिखाया है। इसलिए उनकी दुनिया में पॉपुलैरिटी बढ़ी। देश में आज देश मजबूत हो रहा है। देश के हर देशवासियों को देखिए, पहले लोग कहते थे कांग्रेस पार्टी के भाई ठीक है बिजली पानी सड़क देंगे, दिया नहीं, नारा दिया है। हमने काम करके दिखाया। फर्क इतना है, हमने लोगों के घर तक बिजली पानी सड़क पहुंचाई। जो आम लोगों की जिंदगी में रोटी कपड़ा मकान बोलते हो सब चीज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। ऐसे लोग कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को अगर खाना भेज रहे हैं, अगर हमने सूखा राशन दे रहे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि उनको पैसे की कमी है और वो खरीद नहीं सकते। ये फर्ज है सरकार का, जो आज तक की सरकारों ने समझा नहीं। ये फर्ज है कि अपनी जनता को उनकी सुविधा को उनको पहुंचाने का काम करना चाहिए सरकार की। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अमेरिका में नहीं लेते हैं क्या? इंग्लैंड में नहीं लेते हैं? उनको देखिए बहुत तरह के भत्ता मिलते हैं। क्यों लेते हैं? इसलिए कि सरकार का फर्ज है कि अपने सिटीजन को जितना ज्यादा अपने जो साल का कमाई हो रहा है उसमें से धन बांटे उनको, इसलिए किया जाता है। इससे उनकी क्षमता से नहीं फर्क पड़ता है, इस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी से है। तो जिस तरह की नीति रखा, जिस तरह का नियत रखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उससे जो है देश की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है। हमें आपने पूछा कि 370 कैसे आएगा। अंजना जी, जिस तरह से हमने लोगों का विश्वास जीता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक सेवक की तरह जिस तरह से लोगों का विश्वास जीता है, जिस तरह देश को मजबूत किया, जिस तरह से लोगों का दामन थामा, गरीबों का दामन थामा है, महिलाओं का जो है हर तरह से इनकी चिंता की है। हाँ। उससे समझ में आता है कि जो समाज जो है उनको आशीर्वाद देने की दिया है और आगे भी देता रहेगा। 370 जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, 450 पार मतलब 450 तक जा सकते हैं, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और यह विश्वास इसलिए है कि जनता का आशीर्वाद है। जनता हमें बार बार आशीर्वाद देती है, इस बार भी आशीर्वाद देगी। एक और जो बड़ा क्राइसिस है अतुल लोंढे पाटिल साहब, जो पहला वाला ग्राफिक्स था वो दिखाइएगा। राहुल गांधी की अभी भी जो रेटिंग है पीएम के तौर पर 13.8% है। वो खुद ही कहते हैं कि मुझे पीएम नहीं बनना है, मैं पार्टी का एक सांसद हूं, ये है। लेकिन 2004 में स्थिति और थी, जहां पर सोनिया गांधी का चेहरा सामने लोगों को दिख रहा था। हालांकि बाद में वो पीएम नहीं बनी, जो भी वजह रही उसकी। लेकिन आप वो देखिए दौर और आज का, नेतृत्व पर भरोसा, लीडरशिप की क्षमता है या नहीं सामने वाले में, ये जनता देखना चाहती है। और ऐसा कोई चेहरा विपक्ष में नहीं दिखाई देता है, क्योंकि आप लोग किसी एक को सामने करते ही नहीं है। ममता दीदी को ही कर दीजिए, नहीं नीतीश बाबू को नहीं किया, जिस वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान थे। किसी लीडर को कि वो आप सर्वमान्य होगा, वो सबको एक साथ ले जा पाएगा, क्योंकि इस देश ने कोalition पॉलिटिक्स की एक बहुत बुरे चेहरे को भी बहुत लंबे वक्त तक देखा है। वो नहीं हो पा रहा ना, फिर कैसे होगा आप बताइए, किस पर भरोसा करेंगे?
अंजना जी देखिए जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में उनको लोगों का जनसैलाब उनके साथ में था, उसी तरह से अभी जो मणिपुर से मुंबई तक यात्रा आ रही है वो बड़े जनसैलाब के साथ आ रही है। हर जगह जो समर्थन मिल रहा है वो समर्थन नहीं दिखता है, वो तो क्योंकि 1,50,000 से भी ज्यादा का आंकड़ा है और हर अलग अलग स्टेट का है, हर अलग अलग स्टेट से आम आदमी उसमें जुड़ रहे। लेकिन ये जो नैरेटिव सेट करना, ये जो झूठ बोलना कि इसके पहले किसी प्रधानमंत्री के बारे में बोला नहीं है, तो मैं तो ये बताता हूं G20 में न्यूयॉर्क में ये खुद ओबामा जी ने कहा था कि मनमोहन सिंह जी के बारे में व्हेन ही स्पीक्स वर्ल्ड लिसन्स, ये कहा था। इसकी बात नहीं होती है, ये कहते हैं कि करप्शन का कोई आरोप नहीं लगा। में राहुल गांधी पर क्या लिखा था उस पे जाइएगा तो उलझ जाइएगा। लेकिन अभी तो समर्थन सहयोगी दलों का भी चाहिए ना सर अलायंस में, वो नहीं हो पा रहा है। बिहार में अलग हो गए नीतीश बाबू, वहां ममता जी अलग हो रही हैं, आप पंजाब में अलग हो रहा है, यूपी में आप देख ही रहे हैं जयंत चौधरी और अखिलेश यादव भी आंखें तरेरते हैं। उस पे आइए ना समर्थन पार्टियों का, बोलिए। देखिए सिर्फ नीतीश जी का और जयंत चौधरी जी की बात हुई है और आपने तो उसके बाद बता ही दिया कि भारत रत्न का कैसा क्या चक्कर है, वो आपने खुद ही बताया, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ बातें मैं सामने रखना चाहता हूं, मुझे आप अनुमति दीजिए सामने रखने की बात। देखिए ये इन्होंने विकास रथ इनका चल रहा है, लोग रास्ते रास्ते पे रोक रहे हैं। इन्होंने कहा हमने सिलेंडर पहुंचाया, 87% महिलाओं ने दूसरी बार सिलेंडर रिफिल नहीं किया। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं हुए। क्या करें, इतने बड़े बड़े आरोप किए लेकिन उसकी इंक्वायरी नहीं होती है। चाहे वो फिर रोड की बात हो, चाहे वो फिर आयुष्मान योजना की बात हो, हर बात में भ्रष्टाचार जो दिखाई देता है। कोई मेहता था जिसने 15,000 करोड़ भरे, 13,000 करोड़ दिए थे नोटबंदी की बाबत, वो गायब हो गया, पता नहीं चला। इतने सारे लोग देश का पैसा लेके भाग गए, वो पता नहीं चला। प्रगति मैदान की तो अभी की बात है, आपकी स्टोरी ललन टॉप की सुबह में देख रहा था। प्रगति मैदान का जो 774 करोड़ का जो टनल बना है, वो टनल किस तरह से असुरक्षित है, लोगों की जान खतरे में है, पानी का रिसाव है और किस तरह से उसकी तारीफ की गई थी, ये भी सबके सामने है। बहुत सारी बातें हैं अंजना जी जो हम लोगों के सामने जो है वो लेकर जा रहे हैं। और ये सवाल क्यों नहीं पूछा, मुझे संजय जी से भी एक सवाल पूछना है। आपने हिंदुत्व की बात पूछी, हम भारत देश में रहते हैं, भारत देश में ऐसा दुनिया का कोई धर्म नहीं कि जो देश में नहीं है। आपने भारतीयत्व कितना बड़ा है मोदी जी के काल में, ये क्यों नहीं सवाल पूछा? एक बार ये भी सवाल पूछ के देखिए ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम कहते हैं हम भारत के लोग, हम भारत के हिंदू, हम भारत के मुसलमान, हम भारत के क्रिश्चियन, हम भारत के पारसी, ऐसा नहीं है ना, हम भारत के लोग कहा गया है। और ये अनुभव के साथ कहा गया है कि इस तरह से धर्म पे बांटने के बाद इस देश का बंटवारा हुआ है और इस देश के बंटवारा में जितना जनसंघ का हाथ था, उतना आरएसएस का था, उतना इन्हीं लोगों इनके जो आदर्श है उनका हाथ था। उसके अनुभव के बाद वी द पीपल ऑफ इंडिया आया था, उसको वो सवाल को लेकर आप सवाल खड़ा नहीं करते हैं, तो सर्वे में भी बांटने की कोशिश होती है। संजय जी कितना कहेंगे हम? संजय जी जवाब दे रहे हैं। संजय जी नहीं, अतुल लोंढे जी, मैं पहले संजय जी पे उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया। एक सेकंड नहीं, उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए कि ये सारे सवाल आपने क्यों नहीं पूछे। बहुत छोटा सा क्लैरिफिकेशन है अतुल लोंढे जी, क्योंकि ये सर्वे हमारी संस्था ने नहीं की है, ये सर्वे सी वोटर ने किया है जिसके संस्थापक यशवंत देशमुख हैं। तो ये सवाल मेरे से पूछना कोई वाजिब नहीं है क्योंकि मैंने सवाल नहीं बनाए थे और मैंने संस्था सर्वे नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा था इसलिए इस तरह के सवाल बनाए। बड़ा या नहीं बड़ा, ये बहुत देश को आगे लेके जाने वाला सवाल है। देखिए अंजना जी, ठीक है अतुल जी, ठीक है, नोटेड। हाँ, जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। अब जफर इस्लाम साहब नहीं, सवाल तो पहले सुनिए। सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि जैसे आप इवेंट मैनेजमेंट बड़ा बड़ा करते हैं वैसे ही आपने करप्शन का भी मैनेजमेंट इस देश में कर लिया है, ये उनका आरोप है। देखिए अंजना जी, अभी ये कह रहे थे कि जन सैलाब राहुल गांधी जी के पीछे। अरे भाई, आपने उनको खास के पिकनिक पे भेज दिया, एक तरह का पिकनिक पे भेजा उनको, इसलिए कि यहाँ पर खड़गे जी जो है वो अपनी पूरी तरह से अपने आप को चलाना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी। अरे पहले सुन लीजिए, पहले आपके बातों का जवाब दे दो, फिर इसका सुन लीजिएगा। पिकनिक में भेजा, साइडलाइन कर दिया है उनको, कहीं ना कहीं उनको किनारे कर दिया है। और आप इसी बहाने सुनिए, ऐसे ही बात करते रहिएगा राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी ने आपको जीत दिला सकते हैं, ना आपको कोई किसी तरह का फायदा पहुंचा सकते हैं। ये जन सैलाब करते रहिए और फिर 44 से भी 24 पे आ जाइएगा, ये भी बता दे रहा हूँ। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, अतुल जी मैं मौका दूंगी, अभी आपका ऑडियो नहीं जा रहा, आपको बता दे रही हूँ। अतुल जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं शाउटिंग मैच नहीं करा सकती हूँ सर टीवी पे। प्लीज, आई रिस्पेक्ट माय ऑडियंस, लेट हिम फिनिश। करप्शन में जिस तरह से हमने करप्शन में जिस तरह का हमने परिहार किया है, अतुल लोंढे जी को मालूम है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार मोदी जी की अगुवाई में करप्शन के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल के रखे हुए और कह दिया है प्रधानमंत्री ने, हम किसी को बख्शेंगे नहीं, चाहे कोई हो। अगर करप्शन किया है
तो उसको एजेंसी अपना काम करने के लिए पूरी आजादी है, उसको कोई हस्तक्षेप नहीं है, जैसे पहले की सरकारें, यूपीए की सरकार हस्तक्षेप करती थी। और आप क्या बात कर रहे हैं करप्शन की भाई? पूरे दुनिया में मशहूर तो देश को आपने किया था, ये कंट्री ऑफ फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स, ये हम कह रहे हैं। पूरे दुनिया के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे आते थे ये देश, जो हिंदुस्तान के बारे में पॉलिसी पैरालिसिस, फ्रेजाइल इकोनॉमी के साथ साथ बड़ा बड़ा आता था। ए कंट्री ऑफ फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स किसके बारे में आता था? आप किस लोगों के बारे में आता था? आपके लीडर्स के बारे में आता था, आपकी सरकार, आपके समय की सरकार के बारे में आता था। और गवर्नमेंट ऑफ स्कैम्स एंड स्कैमस्टर्स, ये क्यों, कौन कहता था? हम कह रहे हैं। जितनी बात जफर भाई अभी सुनिए, जफर साहब आपकी आवाज नहीं जाएगी, नीचे कर दीजिए प्लीज, एक एक करके। जफर साहब आपने बोल लिया, अब जवाब सुनिए सर, टाइम खत्म हो रहा है। हाँ अतुल जी अब आप बोलिए। इस देश को कंट्री ऑफ फ्रॉस्टर्स कहने वाले आप लोग हो और बदनाम करने के लिए जिम्मेदार आप लोग हो। जिस आरोप में आपने बड़े बड़े आरोप किए थे, वो लोकपाल को तो आपने ध्वस्त कर दिया, और जिनके ऊपर 2G 3G के आरोप किए, उसके जज ने कहा मैं 11 से 7 बजे तक 7 साल बैठा रहा, सबूत का इतना चिट्ठा बीजेपी के लोगों ने नहीं आया। जब फिस्कल डिफिसिट 4.5% था और ग्रोथ 6% के आसपास थी और टोटल ग्रोथ हमारी 6.5% से ज्यादा थी, वो फ्रेजाइल इकोनॉमी। अरे आपने फ्रेजाइल किया, आपने षड्यंत्र पूरे खड़े कर दिए। और मैंने कैग के बारे में सवाल पूछा तो आप बता नहीं रहे। आपने जितने लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप किए, उनको फिर पार्टी में वॉशिंग मशीन से धुलाई देकर मुख्यमंत्री से लेके, केंद्रीय मंत्री से लेके, उप मुख्यमंत्री से लेके, वित्तीय मंत्रालय भी जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके हाथ में दे दिए। ये सारा आपका रिकॉर्ड है। पीएम केयर्स के बारे में आपने जवाब नहीं दिया, आपने प्रगति मैदान के टनल के बारे में जवाब नहीं दिया, आपने वो जो रोड बनाया था ठीक है, अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स सबसे मैं लूंगी अतुल जी, ठीक है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूंगी क्योंकि अब आप रिपीट कर रहे हैं। कंचना जी आपके साथ शुरू करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का काट विपक्ष के पास नहीं दिख रहा है। चुनाव में अब गिने हुए दिन बचे हुए हैं। देखिए, जब आप लोकप्रियता को कंपैरिजन करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री से, तो मैं कहूंगी कि ये डिजिटल युग है, ये फेसबुक का, ट्विटर का, सोशल मीडिया का युग है, और यहाँ पर कैसे मैनेज करना है ये प्रधानमंत्री जी और बीजेपी बेहतर जानती है। लोगों क्यों नहीं आता मैनेज करना? नहीं, मैं क्या कह रही हूँ कि कंपैरिजन तो करना ही नहीं चाहिए पूर्व प्रधानमंत्री से, जिन्होंने देश को बना कर गए हैं। आज उनकी वजह से आप प्रधानमंत्री हो। एक मैं और जवाब देना चाहूंगी। बार बार ये कहते हैं 80 करोड़ 80 करोड़ 80 करोड़। आपने जो 20 लाख अब तक दिए होते नौकरी, 20 करोड़ दिए होते तो एक परिवार में अगर 4 लोग होते तो 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए होते। सर, अगर आपके घर में सिर्फ 5 किलो राशन मिल रहा होता तो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बन पाए होते। उनका भविष्य देखिए, जो 80 करोड़ लोग राशन पर डिपेंडेंट हैं, बच्चों का क्या हाल होगा? अंजना जी, प्रधानमंत्री देश की नब्ज को समझते हैं, देश की हालात की तरह। जिस देश में 50 करोड़ जनधन खाता खुला हो, इस बात का सबूत देता है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी उन जन की परवाह नहीं करी। उसमें 56% महिलाओं का खाता है। रही बात कि इन्होंने कहा राशन, प्रधानमंत्री ने संसद में कहा राशन तो उनको भी दे रहे जिनकी माली हालत थोड़ी ठीक हो गई है, कि वो गरीबी में वापस नहीं आए। प्रधानमंत्री जी का लोकप्रियता सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो बोल ज्यादा रहे हैं, उनका काम ज्यादा बोल रहा है, इसलिए उनके लोकप्रियता। संजय जी, अंजना जी, ये आंकड़े ये बताते हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है, अपने प्रतिद्वंदी इंडिया गठबंधन से काफी आगे दिखाई पड़ती है। लेकिन मुझे लगता है कि आंकड़े ये भी बताते हैं कि ऑल इज नॉट वेल। कुछ चिंता की रेखाएं हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। ठीक है, जफर इस्लाम साहब सिर्फ 2 लाइन का रिमार्क। देखिए, 2 लाइन में तो सिर्फ ये कहूंगा कि देश की जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है, अच्छे से मन बना लिया है। 400 पार करना है भारतीय जनता पार्टी एनडीए को, और प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देना है। उनकी अगुवाई में देश को और मजबूत बनाना है, देशवासियों को मजबूत बनाना है, और एक अच्छी सरकार जो देश के हित में और जनता के हित में, जनहित में काम करे, देश हित में काम करे, वैसी सरकार लेके आना है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में इतना ही, लेकिन हमारी इस सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग्स 60% के पार है। जो एवरेज मानते हैं उनको मिला लीजिए तो फिर 70% पार हो जाता है। अगले सप्ताह फिर आएंगे पीएससी में ऐसे ही नंबर्स के हवाले से बड़ी खबर लेकर। आप देखते रहिए आज तक।